रथ के नीचे। 14 साल बाद आज भैरव नाट जेल से आजाद हो रहा है। आज और आने वाले दिनों में वैसी बाबरी बालों की बहार नहीं रही। छोटे छोटे करके छाटे गए उसके सिर के सफेद बालों की तरफ इतने दिनों से उसका ध्यान ही नहीं गया था। आज सुबह नहाने के बाद हाथ से सिर का पानी झाड़ते समय अचानक वह बात याद आ गई। नाट के सिर पर बाबरी बाल नहीं है, उस पर से वो अपनी बिरादरी का सरदार है। सरदार के सिर के घने झाकड़ा झाकड़ा बाबरी बाल कंधों पर बिखर जाने चाहिए लहरें मारते हुए बरगद की जड़ों की तरह। इसीलिए न उनकी बिरादरी में सरदार को कहते हैं बूढ़ा बरगद। उसकी छाया में आकर बैठो, हंसी मजाक करो, सुस्ता लो, पर खबरदार खरपतवार नहीं उगने देना बरगद के दायरे में। जेल ऑफिस के सब बाबू उसे पहचानते हैं। मेट पहरा और कैदियों की तो बात ही क्या। जेल का जांघिया छोड़कर उसने पहना जेल से मिला 6 हाथ का कोरा कपड़ा। इतने दिनों की आदत न होने की वजह से कपड़ा पहनकर कुछ अटपटा सा लग रहा है। सर्दियों की सुबह में कंबल का बिना आस्तीन वाला कोट उतारते समय मन थोड़ा खराब हो गया। अभी तो उस दिन जेल फैक्ट्री से ऊन लाकर उसने अपने हाथों से रफू किया था। 68 साल की उम्र में भी वो दिन के उजाले में आसानी से सुई में धागा पिरो सकता है। एक मोटी कॉपी में उसका अंगूठा लगवाने के समय डिप्टी जेलर बाबू की नजर उसके बदन पर पड़ी। इस उम्र में भी खाल कहीं से ढीली नहीं पड़ी है। सफेद रोम भरे शरीर की मांसपेशियां अभी शिथिल नहीं हुई है। कितनी चौड़ी कलाई है, हड्डियां कितनी मोटी है। अंगूठा लगवाते समय नाटे जेलर बाबू को अचानक लगा कि इस आदमी के अंगूठे की जड़ को पकड़ने भर में उनकी मुट्ठी का घेरा खत्म हो जाएगा। बेशक जवानी में बड़ा हट्टा कट्टा रहा होगा ये आदमी का। योरे बहुत खुश है ना, खाली बदन ठंड लग रही है, कंबल ओढ़ ले, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है। तुझे याद है क्या क्या सामान था तेरा? एक चांदी का तावीज, ये ले। कपड़े को तो कीड़ों ने धूल धूल कर दिया है, उसे लेकर क्या करेगा? क्या वो अब पहनने लायक रहा? जेल आते समय तेरे पास कुछ पैसे थे ना, ये ले, तेरे नाम पर 39 रुपए 8 आने जमा है। मेट रहने के लिए सरकार बहादुर ने हर महीने 8 आने दिए हैं, गिन ले अच्छी तरह से। तू बूढ़ा आदमी है, तेरे पैसों से हम अपना कमीशन नहीं काटेंगे। ये ले खाने पीने के पैसे और ये ले रेल टिकट का खर्चा। खाया तो है ना आज सुबह? उसके बाद डिप्टी जेलर बाबू उसके साथ मजाक करते हैं। आजाद होने के दिन के नाश्ते का खर्च सरकार बहादुर नहीं देगी, काट लूं क्या उसके लिए 1 आना? कागज में लिपटा वो क्या है? पुदीने का पौधा। जेल की चीज चोरी करके ले जाई जा रही है। मजाक के मारे डिप्टी जेलर बाबू के पान से रंगे काले दांतों के मसूड़े तक बाहर आ गए। इतने सवालों में से किसी का जवाब नहीं देता भैरव नाट। जेल भर के हर आदमी की सहानुभूति से आज वो बिल्कुल भावुक हो गया है। जेल ऑफिस अके कैदी मेट ने उसके सुबह का नाश्ता, एक गिलास भीगा चना भैरव के कपड़े के कोने में बांध दिया। खाने के पैसे बचा लेना भैरव, वार्डर हंसकर मेट से पूछता है। घुन लगे चने हैं क्या रे? भैरव का हुलिया किसी दैत्य जैसा लंबा चौड़ा है, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था कि वह जहां भी गया वहीं उसे घेर कर प्यार और सम्मान का रिश्ता बन गया। यहां तक कि 10 दिनों के मेले में भी वार्डर तक इस बूढ़े कैदी का लिहाज करते थे। गेट से बाहर निकलते समय वहां के वार्डर ने कहा, बीवी के पास जाने के लिए बूढ़े से अब इंतजार नहीं हो रहा। जाकर देखेगा कि बीवी किसी और के साथ घर बसाए बैठी है। बीवी नहीं है क्या? बाल बच्चे तो होंगे। क्या कहता है? वे भी नहीं है। इतना बड़ा जवान मर्द है तू और तेरा कोई बच्चा नहीं। वैसे तेरा जैसा शरीर है, अब भी जाकर 3 शादियां कर सकता है। क्या कहते हैं हुजूर? एक बार गांव पहुंच पाऊं तो हुजूर इस बुढ़ापे में हाथ जलाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा। परिवार न सही पर पूरा गांव तो है। हमारा बेबुदपुर 5 मिलावटी गांव नहीं है। सब हमारी बिरादरी के भाई बिरादर है, अपने लोग हैं, अपने गांव की। और भी कितनी बातें कहने का मन करता है भैरव का। उसके चले जाने के बाद भी वार्डर और कैदी बातें करते हैं कि अब उम्र कैद वालों के वार्ड की होली नहीं जमेगी। अब भैरव नाट जैसा जोगीरा गाना कौन गाएगा? जोगीरा नाच के समय क्या कमर लचकाता था इस उम्र में भी। याद नहीं है क्या वह गाना? रामगढ़ के 2 किले तोड़कर बनाए हैं, बोले तोड़कर बनाए हैं। गुरुजी बोले तोड़कर बनाए हैं, बोले गुरुजी, और मजा और मजा।
फिर नाचते नाचते थाली पर थाप मारकर क्या तबले जैसी आवाज निकालता था बुढ़ा। उम्र कैदियों के सीने से कुछ लंबी आहें निकल आई जब भैरो नाट जेल के गेट से बाहर निकल रहा था। जिस दिन वह जेल आया था उस दिन उसके गांव में किसी के चूल्हे में आग नहीं जली थी, और जिस दिन उसके मुकदमे का फैसला आया था उस दिन भी उसके गांव के बच्चे बूढ़े सबकी आंखों से आंसू गिरे थे। भुटनी के लिए एक साड़ी ले ली जाए तो कैसा रहेगा? कितने दिनों बाद गांव जा रहा है, क्या बिल्कुल खाली हाथ गांव लौटेगा? कुछ बताशा वताशा खरीद लेना चाहिए गांव के बच्चों के लिए। आजकल के छोटे बच्चे तो उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। जिन्हें इतना सा देख कर आया था वे आज बड़े होकर कमाई करने लगे हैं। नाटों की लड़कियां 14 साल की उम्र से पहले ही नाच गाना सीख कर कमाना शुरू कर देती हैं। कमाई की उम्र तो बस 10-12 साल ही है। 30 के बाद कितनी नाट्य नाच पाती है। हाँ, गाना बजाना उनसे चल सकता है, पर नाच न पाए तो कोई कद्र नहीं करता उस नाटिन की, कोई कद्र नहीं करता। इन 14 सालों में जब भी उसने अपने गांव की बात सोची है, और सोची तो लगभग 8 पहर है, तभी उसे याद आई है भुटनी की। अब शायद वह नाक में नथ वाली छोटी सी 14 साल की भुटनी कई बच्चों की मां होगी। उसकी बेटियां ही शायद अब कमाने लगी होंगी। जेल के अंदर बाकी 10 कैदियों की तरह उसने भी सुना था कि कपड़ा चावल दाल सब महंगा हो गया है, पर जहां रोटी कपड़े की कमी ना हो वहां इन सब चीजों को लेकर सिर खपाने की क्या जरूरत। एक कान से सुना था और दूसरे से निकाल दिया था, मन पर कोई असर नहीं पड़ा। एक साड़ी की कीमत इतनी हो सकती है इसका उसे अंदाजा ही नहीं था। चाहे जितनी आग उगलती कीमत हो वो भुटनी के लिए एक साड़ी लेगा ही। कहीं मोहल्ले की दूसरी औरतें और पोतियां इसे लेकर मजाक ना करें, कहीं ये ना कहें कि इस पोती पर इतना पक्षपात क्यों। गुजरा नाटिन की लड़की बड़ा कड़वा बोलती है। वो पक्का मजाक में कहेगी कि सरदार दादा के सफेद बालों के साथ भुटनी के काले बाल काली किनारी वाली साड़ी की तरह जंचेंगे। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं, अब कर ही डालो सरदार दादा बेबुदपुर की नाट। टिन के अलावा इतनी मीठी और मजेदार बात कोई और नहीं कह सकता। देखा तो है उसने पूरी दुनिया घूमकर। जेल से मिले पैसों का मोह करके क्या फायदा? क्या करेगा वो इन पैसों का इस बुढ़ापे में? गांव लौट जाने पर गांव के लोग ही सरदार को खिलाएंगे और देखरेख करेंगे। भुटनी तो उसे पलकों पर बिठा कर रखेगी। कितना प्यार करती थी वो नन्ही सी जान उसे, बिल्कुल सरदार दादा के नाम पर पागल। जब भी उनके घर में मेहंदी के पत्ते पीसे जाते तभी एक मुट्ठी लेकर सरदार दादा के नाखूनों पर लगाना उसे जरूरी लगता था। फिर क्या कड़ा शासन। कोढ़ी की तरह उंगलियां फैलाकर पूरे 2 घंटे बैठे रहना पड़ता था। भुटनी तब तक सरदार दादा की आंखों में सुरमा लगा देती, बाल संवार देती और सिर के सफेद बाल चुन देती। अरे पगली कितना चुनेगी, सरदार के बाबरी बालों का गुच्छा ही फपता है। कौन उसकी बात सुनता था? जा तेरा बाप चिढ़ेगा, वो शायद सारंगी लेकर बैठा होगा तेरे इंतजार में। खिलखिलाकर हंसते हुए वो शरारती लड़की मुंह खोलकर सरदार को दिखाती कि अभी वह काली मिर्च के पाउडर के साथ मिश्री खा रही है। उसकी मां ने दी है और सच में उसने चोरी नहीं की। गाना सीखना शुरू होने में अभी बहुत देर है। पिता ने रात को बहुत शरबत पिया है और अभी उनके जागने में बड़ी देर है। नीचे वाला होंठ उलटकर कहती थी, ढेर सारी देर। लगता है ये सब कल की ही बातें। अपने भविष्य के लिए पैसे बचाकर कोई फायदा नहीं। फांसी की सजा हो जाती तो इतने दिन वह कहाँ रहता। सच कहूं तो अब तो उसकी जिंदगी का बोझ चल रहा है। कपड़े के कोने से वो एक 10 रुपए का नोट निकालकर दुकानदार को देता है। साड़ी के साथ 2 आने पैसे भी वापस देता है दुकानदार। अच्छा आदमी है दुकानदार। अगर ये 2 आने वापस न भी देता तो वो क्या कर लेता। बहुत समय से पान नहीं खाया, हमेशा से पानजर्दा खाने की आदत थी। नाटों की बिरादरी में बच्चे बूढ़े भला किसे पानजर्दा की आदत नहीं है, और पूरे जिले में सबसे बेहतरीन पान लगाने के लिए नाम है बेबुदपुर की नाटिनों का। इन 2 आनों का ही वह आज पानजर्दा खाएगा। देना तो भाई एक आने का माघी पान का बीड़ा बिल्कुल सफेद देखकर, गया का माघी पान ही है ना, और एक आने का बंगला पान। माघी पान के साथ जर्दा जमता नहीं है। पान वाला समझ गया कि आदमी पारखी है। नारियल छुहारा न दूं का, या हुजूर पान में
वो हुजूर की आवाज से ही समझ गया हूं। बंगला पान के बीड़े के अंदर ही जर्दा डाल दूं क्या? चलो अब भी अनजान आदमी उसे देखकर हुजूर कहता है, चाहे ये 6 हाथ का कोरा कपड़ा ही क्यों न पहना हो। बड़ा नयान्या सा लगता है ये हुजूर शब्द। जेल के वार्डरों का इकलौता हक क्या वो जेल से निकलते समय चुरा लाया है? अचरज होता है भैरो नाट को। एक माघी पान दिया एक आने में। बंगला पान एक आने में बस 2 बीड़े। पान वाला उसे गवार समझकर ठग रहा है, इसीलिए इतना हुजूर हुजूर कर रहा है। खैर छोड़ो, मुक्त के मिले। पैसे हैं भैरो नाट के। पान वाले ने उसे इज्जत भी तो बहुत दी है। मोल भाव की बात उठाकर वो अब खुद को हल्का नहीं करना चाहता। अब पान चबाने का रास्ता नहीं रहा, दांत चले गए हैं। जेल में आकर 5 दांत गिर गए हैं। बेबुदपुर पहुंचने पर भुटनी यकीनन उसके लिए पान कूट कर देगी। क्या मजाक उड़ाएगी भुटनी उसके टूटे दांतों का? ओ भाई, स्टेशन का रास्ता कौन सा है? कब ट्रेन का समय है उसे नहीं पता। जब भी गाड़ी मिलेगी तभी चढ़ जाएगा। इसे लेकर सोचने से क्या फायदा? शाम के समय गाड़ी है। पूरी रात उसे ट्रेन में रहना होगा। आखिरी रात कटिहार पहुंचेगा, जिसे भैरो जैसे लोग जंक्शन कहते हैं। जंक्शन से वो दूसरी लाइन की गाड़ी में चढ़ेगा। फिर गड़मोगलाहा स्टेशन पर उतरकर उसे 7 कोस जाना होगा। इतने लोग, नए नए चेहरे देखना बहुत अच्छा लगता है। उनसे बातें करने का मन करता है। ये लोग कहीं मेरा कोरा कपड़ा और कंबल देखकर समझ तो नहीं गए कि मैं कहां से आ रहा हूं। हर चीज देखने में भली लगती है, यहां तक कि रास्ते के किनारे बैठी वो बुढ़िया भिखारिन भी। बाहर की धूप भी जेल की धूप से ज्यादा मीठी है। बहुत सालों बाद किसी औरत को देखकर कुछ नया सा महसूस होता है। बस देखते रहने की इच्छा होती है। फेरी वालों के पास संतरे, अमरूद और बेर देखकर जीभ में पानी आ जाता है। क्या इस बुढ़ापे में उसका लालच बढ़ गया है? चाहे जितना लालच हो, वो अब यहां एक पैसा भी खर्च नहीं करेगा। कटिहार पहुंचकर ही गांव के बच्चों के लिए देख सुनकर कुछ अच्छी सी मिठाई विठाई खरीद लेगा। सामने वाली बेंच पर एक बच्चा अमरूद खाने के लिए रो रहा है। कितने दिनों से छोटे बच्चे नहीं देखे। बच्चे के गाल थपथपाकर प्यार करने का मन होता है। वो भीड़ चीरकर खिड़की से 2 अमरूद खरीदकर बच्चे के हाथ में देता है। एक अनजान आदमी से अमरूद लेने की वजह से उसकी मां बच्चे की तरफ गुस्से से देखती है। भैरो का मन करता है कि एक डांट पिला दे उस नन्ही सी जान की मां को। बुढ़ापे में उसका गुस्सा बढ़ गया है। पहले भी भला क्या कम था? वो खुद को संभाल लेता है। तुम मेरी पोती के बराबर हो। पोती के बेटे को 2 अमरूद दिए हैं तो उस पर बच्चे को डांट रही हो। आजकल की दुनिया का क्या दस्तूर हो गया है समझ ही नहीं आता। पुराने ख्यालों के आदमी हैं हम। बच्चे की मां झेंप कर मुस्कुराती है। बच्चे का बाप भैरो नाट के साथ बात जमाने की कोशिश करता है। भैरो अपने गांव की कहानियां सुनाता है। कितनी पुरानी बातें। बेबुदपुर को नहीं जानते, वही जो गड़मोगलाहा स्टेशन पर उतर कर जाना पड़ता है। स्टेशन के वे लाल लाल कनेर के फूल हम जब भी गांव जाते हैं तो लड़कियों के लिए तोड़ कर ले जाते हैं। कितनी बार उनकी टहनियां ले जाकर घर में लगाई पर लगी ही नहीं। क्या कहते हो, लिबड़ी नदी का नाम नहीं सुना? लिबड़ी नदी ने बेबुदपुर गांव को बिल्कुल वैसे ही घेर रखा है जैसे इसराज के कान तारों को जकड़े रहते हैं। इस तरफ बेबुदपुर है और उस तरफ मुरशंडा। नदी छोटी है तो क्या हुआ, बैसाख में भी घुटने भर पानी रहता है। और उस नदी का मजा जानते हो। पानी के नीचे की काई तांबे जैसी रंगीन होती है और सर्दियों के अंत में आलता और अबीर जैसी लाल हो जाती है। पानी में हल्की लहर लगते ही वो झूम उठती है। कहूंगा तो यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल नाच के समय के घाघरे के घेरे जैसी लगती है। यही नदी जहां जाकर बारंडी बन गई है, वहां की काई बिल्कुल काली मिलेगी। वो पानी जिसने पिया उसे ही घेंघा हुआ। पर ढूंढ कर दिखाओ एक भी घेंघे वाला आदमी बेबुदपुर में। उस पार मुरशंडा में नदी के ऊपर ही खां साहबों की हवेली है। खां साहबों का नाम नहीं सुना? बरसौनी के नवाब परिवार के साथ रिश्तेदारी है उनकी। पूरे जिले में वैसे खानदानी और कितने होंगे। सामने वाले बच्चे का बाप उबासी लेते हुए बीड़ी जलाता है। उसे इस बुढ़े की लगातार लंबी कहानियां अच्छी नहीं लग रही है। बात काटने के लिए वह कहता है, कितनी धीरे गाड़ी चल रही है। कटिहार कब पहुंचेगी कौन जाने। सुबह हो जाएगी शायद। इंजन के सारे ड्राइवर पाकिस्तान चले गए हैं। मुसलमान थे ना। अब कटिहार में कितनी भीड़ चल रही है।
हिंदू कोई पावतीपुर वाली गाड़ी से नहीं जा रहा, सब कटिहार होकर घूम कर जा रहे हैं। पूरब वाली गाड़ी में हिंदू औरतों की बेइज्जती करके गहने छीन लेते हैं, संदूक खोलकर सामान निकाल लेते हैं। इसीलिए पूरब वाली गाड़ी में आजकल सिर्फ मुसलमान चढ़ते हैं। भैरव आजकल के लड़कों की ये नई नई बातें समझ ही नहीं पाता। उनकी बिरादरी ने हिंदू मुसलमान में कभी फर्क नहीं किया। गाना बजाना में भला हिंदू मुसलमान क्या। इसीलिए न ब्राह्मणस्त्री ताना मार कर कहते हैं कि अगर सिर्फ गले की आवाज बेचने से नाटिनों का दिन कटता, तभी वे लोग मुसलमान को मुसलमान समझ पाते। समझ पाएंगे कहां से। अजीब बदल गई है दुनिया इन कुछ सालों में। वो फिर अपने गांव की बात छेड़ता है। आजकल के मुरशंडा के जमींदार का नाम पूछ रहे हो? अमजद अली खां। आहा, जीते जागते रहे, खानदान का नाम रोशन करें। उम्र हुई होगी 20 और 14 यानी 34 साल। उसके बाप शकूर खां बड़े भले आदमी थे, सख्त के लिए सख्त और नरम के लिए नरम, थरथर कांपते थे। उनके नाम से आसपास के जमींदार जैसे घोड़े पर चढ़ सकते थे, वैसा ही उनका बंदूक का निशाना था। दौड़ते घोड़े से जंगली बतख मार गिराते थे। दरोगा पुलिस उनका नाम सुनकर डरते थे। सब जानते थे कि वे डाकुओं को बंदूक और घोड़े उधार देते हैं, नामी डाकुओं को अंगरक्षक रखते हैं। फिर भी कलेक्टर में दम नहीं था उन्हें पकड़ने का। एक बार कलेक्टर का शिकार का तंबू गड़ा था बेबुदपुर में। रात को तंबू में खाना खाते समय कलेक्टर साहब ने उस बारे में खां साहब से कुछ कह दिया था। फिर क्या था, मर्द का बच्चा चिल्लाकर बोल उठा, जानते हैं कलेक्टर साहब, आप अभी मेरे इलाके में हैं। अभी अगर आपको मार कर गायब भी कर दूं, तो भी 10 मील के अंदर किसी एक आदमी की हिम्मत नहीं होगी पुलिस को खबर देने की। लिबड़ी की लाल काई 2 बुलबुले छोड़कर आपकी लाश को ढक लेगी। फिर सुर थोड़ा कोमल करके बोले, ये जिला मुख्यालय नहीं है। मेरे राज्य में आपकी कीमत उन 2 बुलबुलों से ज्यादा नहीं। आप मेरे मेहमान हैं आज, इसीलिए जिंदगी में पहली बार शकूर खां को ये अपमान सहना पड़ रहा है। इसके लिए शायद मेरे पुरखे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो आज बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, कोई 40 साल तो हो ही गए होंगे। सामने वाला आदमी अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। बुढ़ा बड़ी लंबी छोड़ रहा है। भैरव नाट समझ जाता है कि ये लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे। वो चिढ़ जाता है। हंसी कैसी, मैंने अपने कानों से सुना है और तुम यकीन नहीं करोगे तो का या होगा। भुटनी की मां गुलिया की तब चढ़ती उम्र थी। वो, मैं और भुटनी के बाप तीनों ही तंबू के अंदर थे। मेरे हाथ में सारंगी थी और भुटनी का बाप डग्गेत बले लेकर बैठा था। उस दिन फिर गुलिया का नाच गाना वैसा जम नहीं पाया। उसके बाद सहयात्रियों के चेहरे पर एक सवाल साफ दिखने लगा। लड़की की जिज्ञासा सबसे ज्यादा थी। कलेक्टर साहब के तंबू में रात को गाना गाती हैं इनकी औरतें, और साथ में ये सारंगी पकड़ते हैं। तुम लोग किस जात के हो? नाट। नाट। हमारे पूरे गांव में नाटों के अलावा और कोई दूसरी जात नहीं है। सबके पास अपनी जमीन है। शकूर खां के दादा सबको 2-4 बीघा देकर गए थे। अब उसमें से जो जो बचा पाया वो उसी का है। शकूर खां के दादा के समय से हम में से किसी का लगान नहीं लगता। नाट। अच्छा, तो ये बात है। सुनने वालों के चेहरे पत्थर की तरह सख्त हो गए। कोई बेपरवाह होकर खैनी मलने लगा। कोई रोशनी के पास छिपकली को कीड़े खाते देखने लगा। इस बूढ़े नाट ने उनका काफी समय खराब कर दिया है। छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रखकर सो गया है। एक अमरूद अब भी उसके हाथ में है। मां उसे सोते हुए बच्चे की मुट्ठी से निकालकर गाड़ी की खिड़की से अंधेरे में बाहर फेंक देती है। भैरव सब समझता है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। अपनी जात की बात इतने लोगों के बीच कहना वाकई उसकी भूल थी। बातों बातों में कब कह दी उसे अंदाजा ही नहीं रहा। बुढ़ापे में इतना सोच समझ कर बोलना भी मुश्किल है। अच्छा, दुनिया इतनी बदल रही है पर उसकी जात के बारे में लोगों की सोच क्यों नहीं बदलती? इधर तो दावतों और शादियों में बड़े लोगों के घरों में उन्हें बुलाया जाता है। मेलों में नाटिनों के तंबू लगते हैं। झोल की आवाज सुनते ही बच्चे बूढ़े और औरत मर्द तंबुओं पर टूट पड़ते हैं। नाटिन नाचती है, नाट बजाता है। नाट नाटिन दोनों मिलकर गाना गाते हैं। इसमें लोगों को इतनी नफरत करने वाली क्या बात दिखती है? गाने की लाइन खत्म होने के बाद जब नाटिन थाली हाथ में लेकर नाचते हुए दर्शकों के पास खड़ी होती है,
तब कौन नहीं है जो एक मीठी मुस्कान देखने के लिए 2-4 पैसे थाली में डाल देता है। अवधपुर की महफिल में गुजरी नाटिन को कौन ज्यादा पैसे दे सकता है, इसी बात पर मनोहर मिसिर और उसके बेटे के बीच मैंने होड़ लगते देखी है। बीपुरा में अलक प्रसाद और उसके शरीक का न जाने क्या नाम था। आजकल नामधाम भला कहाँ याद रहते हैं। दोनों के ही घरों में एक ही दिन शादी थी। मुजरे के लिए बयाना देने दोनों ही बेबुदपुर आए थे। खोशो नाटिन की क्या खुशामद की थी उन्होंने। इतना ऊंची जात का आदमी अलक प्रसाद उस खोशो नाटिन के पैर पकड़कर बैठा था। बोला था कि अगर खोशो उस दिन उसके शरीक के घर मुजरा करने चली गई तो उसे देश छोड़कर जाना पड़ेगा। भैरों ने और भी क्या क्या नहीं देखा। उन मोटे मोटे जनेऊ वाले ब्राह्म मंक्षत्रियों को सब बातें बताने वाली नहीं होती। कारे सिंह का पगड़ी वाला लड़का जो अपनी राजपूतगिरी दिखाने के लिए महफिल में वीरासन लगाकर बैठता था, पेट में एक घूंट जाते ही वो कहने लगता था कि जब तक गुजरी नाटिन अपने हाथ से लगाया हुआ पान का बीड़ा जूठा करके नहीं देगी तब तक वो पान नहीं खाएगा। कुछ भी हो जाए नहीं खाएगा। भैरों ने बहुत कुछ देखा है। अरे मैं कौन सा श्राद्ध की दावत में एक लाइन में बैठकर खाने को कह रहा हूं। क्या बात करने से भी छूट लग जाती है। मेरी बात सुनने से क्या कान में छाले पड़ जाएंगे। तुम्हारी तरह हम भी गृहस्थ हैं। बाल बच्चों के साथ घर संसार चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। बेबुदपुर के किस नाट के पास जमीन नहीं है बताओ तो। अच्छा बाबा, अगर इस कड़ाके की ठंड में रेल की खिड़की से बाहर अंधेरा देखने से ही तुम्हारी ऊंची जात की ऊंची इज्जत बचती है तो बचा लो उसे। सच में ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। बातें कर पाता तो शायद थोड़ी कम लगती। क्या जोर से गाना शुरू करूं ताकि ध्यान भटक जाए? नहीं, रहने दो। नाट का नाम सुनते ही इन्होंने नाक सिकोड़ ली है। गाना सुना तो न जाने क्या करेंगे। एक कंबल से भला क्या ठंड जाएगी। बिल्कुल हड्डियों तक कप्पी पहुंच रही है। खून का जोर कम होता जा रहा है। जेल के अंदर और जो भी हो ठंड का डर नहीं था। पुराना उम्र कैदी और ऊपर से मेट 4-4 कंबल जुगाड़ लिए थे उसने। घुटनी के लिए खरीदी साड़ी अगर कंबल के नीचे एक परत की तरह लगा ले तो कैसा रहेगा। कहीं उसकी तह न खराब हो जाए। इस्तेमाल की हुई चीज घुटनी को देगा क्या। अभी इतनी भी ठंड नहीं जम गई है। कपड़ा तो साथ ही है, अगर वैसी जरूरत पड़ी तो ओढ़ लेगा। साड़ी ठीक तो है न। चौड़ाकों के बीच रहते रहते उसे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। दूसरी तरफ देखते हुए ही उसने नए कपड़े पर हाथ रखा। ये क्या, बिल्कुल भीग गया है। पुदीने के पौधे की जड़ के पास की गीली मिट्टी से काफी देर से गंदा पानी रिसकर साड़ी पर गिरा है। बिल्कुल नए कपड़े पर कीचड़ के दाग पड़ गए हैं। छी छी, अब वह ये कपड़ा घुटनी को कैसे देगा। सारा गुस्सा उस पुदीने के पौधे पर निकल आया। यही तो सारी आफत की जड़ है। क्यों मरने गया था इसे जेल से लाने। उसने एक झटके के साथ कागज में लिपटे उस पौधे को खिड़की से बाहर फेंक दिया। कितने सालों का साथी था ये पौधा उसका। कितने सालों से वह 3 नंबर वार्ड के आंगन में इसे रोज पानी देता था। पौधे से एक मोह सा हो गया था, इसीलिए उसे साथ लाया था। सोचा था बेबुदपुर में अपने घर के कुएं के पास इसे रोपेगा। गर्मी के समय जब उसके आंगन में गांव के नाटनाटिन नाच की रिहर्सल करने आएंगे तब सबको पुदीने का शरबत पिलाएगा। सच में पौधे ने क्या खोट किया था। समाज के मुखिया को क्या इतना गुस्सा करना शोभा देता है। सरदार है वो। पूरे नाट समाज के भले बुरे को देखने का जिम्मा उस पर है। उसे अपना दिमाग ठंडा रखना चाहिए, आंख कान खुले रखने चाहिए, धैर्य रखकर सबकी बात सुननी होगी, इंसाफ करना होगा और सलाह देनी होगी। वरना लोग उसके पास क्यों आएंगे। समाज की अमानत उसके हाथ में सौंपकर उसके बाप दादाओं की आत्माएं स्वर्ग में देवताओं के सामने गाना बजाना कर रही है। और वो अगर गुस्से में आकर अपनी जात का काम ठीक से न कर पाए तो क्या उनके मन को शांति मिलेगी। मगर 15 साल पहले गुस्से में आकर उसने जो काम कर दिया था उसके लिए उसे कोई पछतावा नहीं है। अपनी बिरादरी के लिए उसे वो काम करना ही पड़ा था, पर फिर भी मन के अंदर कभी कभी कुछ खटकता जरूर है। खां साहब इंसान बड़े ऊंचे दर्जे के थे। बेबुदपुर के सब प्रजाओं को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। सर्दियों के अंत में जब पछुआ धूल भरी आंधी चलने लगती थी तब नाट्य ने सब मेला खत्म करके गांव लौट आती थी। खां साहब तब खुद आकर भैरों के घर से सब नाटिनों को बुलवाते थे।
गरीब के घर में जो भी रूखा सूखा जुटता वही खाते थे। फिर सब नाटिनों को बख्शिश देते थे, दूसरे जमींदारों की तरह नहीं। वे तो प्रजा के घर जाने पर उनसे ही नजराना वसूलते हैं। कितनी मीठी हंसी और मजाक के साथ बात करते थे नाटिनों से उस दिन। आंखों में मोतियाबिंद वाली खोशो नाटिन की बूढ़ी मां तक उनकी मीठी बातों से महरूम नहीं रहती थी। गुनी की कद्र करना जानते थे शकूर खां। जिले के तमाम जमींदारों के दरबार में जाने का मौका मिला है भैरो नाट को, पर खां साहब जैसा नाच गाने का पारखी आदमी उसने नहीं देखा। बेबुदपुर का हर नाटिन जानता है कि खानदानी मुसलमान ही नाच गाने की असली कद्र समझते हैं। सिर्फ मुरशंडा में ही क्यों, चक सिकंदर, नागड़ा, मोअज़जम्च, बिरसौनी, जहां कहीं भी चले जाओ, हर जगह के मुसलमान रईस गुनी का आदर करना जानते हैं। पर अगर नाच के समय किसी नाटिन का पाव बेताल पड़ा तो फौरन चांदी के वर्क में लिपटे पान की तश्तरी नाटिन के सामने आ जाएगी। बस करो, तुम्हारी बारी खत्म हुई, बख्शिश लो और चली जाओ। बैठक खाने में दूसरे मुजरे वाली टोली को बुलाया जाएगा। इसीलिए तो नाट लोग हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करते। देखो, बेबुदपुर के नाट हिंदू हैं, और ये जो खापड़ा है ना, जिले के बीच सबसे बड़ा नाटों का गांव, वहां के नाट फिर मुसलमान हैं। दावतों और मौकों पर भैरों ने न्योता तक खाया है खापड़ा के नाटों के यहां। अपने बाप दादाओं से बाकी 10 नाटों की तरह भैरो नाट ने भी बचपन में अपनी बिरादरी की गौरवशाली परंपरा की बातें सुनी थी। देवता उनका गाना सुनते थे, राजा महाराजा अपना धन दौलत नाटिनों के पैरों में उंडेल देते थे। उनकी सलाह से राज्य चलता था। ब्राह्मण तक उन्हें इज्जत देने के लिए उनके दरवाजे पर आकर बैठते थे। और आजकल के ये ब्राह्मण क्षत्रिय कहते हैं कि नाटों की बिरादरी के भी क्या कोई नियम कायदे होते हैं। करके तो देखे बेबुदपुर का कोई लड़का अपनी जात के बाहर शादी, उसे फिर गांव में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। दूसरी जात की लड़की घर में आएगी तो क्या नाटिनों की तरह गाना गा पाएगी। कासिमगढ़ के कुंवर साहब भी अगर किसी नाटिन से शादी करना चाहें तो उन्हें भी सरदार की इजाजत नहीं मिलेगी। गाना सुनने के लिए किसी नाटिन को खास तौर पर रखना चाहें तो वो कुंवर साहब को मिल सकती है। बाप दादा का पेशा चलाना सिर्फ अपना पेट पालने के लिए नहीं है, इससे 7 पीढ़ियों के पुरखों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। नाटिन अगर नाच गाना बंद कर दे तो उन्हें नर्क में सड़ना पड़ेगा। शकूर खां ने छपे हुए अक्षरों वाली इतनी बड़ी किताब देखकर बताया था कि पुराने समय में भी नाटिनें देवताओं को गाना बजाना सुनाती थी, पर शादी नहीं करती थी। बड़े विद्वान आदमी थे शकूर खां। मौलवी के पास फारसी पढ़कर आए थे पश्चिम से बचपन में। ऐसे इंसान के बारे में सोचते समय शायद थोड़े पछतावे की ग्लानि जम जाती है भैरों के मन में। पर बिरादरी का भला बुरा सरदार नहीं देखेगा तो और कौन देखेगा? क्या ये आजकल के छोकरे देखेंगे? वो जो किसुन नाट का लड़का है जिसने गाने की महफिल में बाबू के शराब के गिलास में संखिया जहर मिला दिया था, वे सब तो आजकल के लड़के हैं। एक ही वार्ड में साथ रहकर भी इतने दिनों में भैरों ने उससे बात नहीं की, नफरत के मारे। फुदिया नाटिन का पति, वह भी तो आजकल का ही लड़का है। वो अब कहता है कि फुदिया को मेले और मुजरे में गाने नहीं देगा। ये हैं आजकल की बिरादरी के लड़कों के नमूने। फुदिया रो रो कर बेहाल है, आकर पैरों में गिरती है, कहती है कि तुम ही इसका कोई उपाय करो सरदार। क्या वो आज की बात है? बेबुदपुर में इतनी नाटिनें हैं, सब उसकी बेटियां या पोतियां ही तो हैं, पर उनमें भी भुटनी ही सबसे ज्यादा अच्छी क्यों लगती है? सच में ये उसका थोड़ा पक्षपात तो है ही। भैरो दोष मिटाने के लिए मन को समझाता है। मां बाप ही कहते हैं कि अपने सब बच्चों को एक जैसी नजर से नहीं देख पाते, तो वह तो फिर भी सरदार है। पसंद और नापसंद को तराजू के पल्ले में बराबर बांटना बड़ा मुश्किल काम है। पुराने समय के सरदार कर पाते थे, जिनके किस्से बाप दादाओं से सुने हैं। वे अलग ही इंसान थे। वो सब क्या भैरो जैसे मामूली लोग कर सकते हैं? और भुटनी नाटिन के साथ खून का रिश्ता भी तो है भैरो सरदार का। भुटनी के दादा भैरो के चचेरे भाई थे। लड़की की न जाने किसके साथ शादी हुई होगी। फुदिया नाटिन के पति जैसा शक्की मिजाज वाला आदमी कहीं उसे न मिल जाए। बड़ी मीठी आवाज है भुटनी की। कितनी ही नाटिनों को उसने नाच गाना सिखाया है, पर भुटनी जैसा इतनी जल्दी सीखना और कोई नहीं कर पाया। कहोगे तो यकीन नहीं करोगे,
बस एक दिन की रिहर्सल में उसने रामगढ़ के जोड़ा किले वाला नाच और गाना सीख लिया था। तब उसकी उम्र ही क्या थी। उनके पूरे परिवार की बुद्धि और गला बहुत अच्छा है, और रूप की चमक की तो बात ही क्या है। भला ऐसे ही क्या इस परिवार की सबसे बेहतरीन लड़कियां सदियों से मुर्शंडा के खां साहबों को गाना सुनाने के लिए बंधी हुई नाटिन रहती है। उस लड़की को मेले और महफिल में जाने नहीं दिया जाता। जरूरत भी क्या है। जब तक जिएगी हर महीने 50 रुपए मुर्शंडा हवेली से आएंगे। भुटनी की मां बड़ी चालाक है। लड़की के 14 साल पार होते ही उसे मुर्शंडा के जमींदार घर की खास नाटिन बनवा दिया। लड़की को मिलेंगे 50 रुपए तनख्वाह और मां को भी मिलेंगे 50 रुपए पेंशन। बड़ा मजा है। अरे शकूर खां भी क्या ये चालाकी नहीं समझ पाए थे। दुनिया देख रखी है उन्होंने। इंतजाम उनके भी मन के मुताबिक हुआ था, इसीलिए उन्होंने मना नहीं किया। वह सावन के महीने की बात थी। बाहर झमाझम बारिश हो रही थी। खां साहब के बैठक खाने में मां बेटी दोनों ही मौजूद थी गाना सुनाने के लिए। शकूर खां के एक गिलास वाले यार चक इस्माइल के मुअज्जम मियां भी हाजिर थे उस जलसे में। शकूर खां ने कोई एक फारसी की कहावत कही और उसका मतलब समझाया। झरे हुए पत्तों की डंठल की दरार से निकल आती है नए पत्तों की कली। इसी का नाम दुनिया है। मालिक के बेटे अमजद अली खां ने पीकदान आगे बढ़ा दिया भुटनी की तरफ। मालिक ने खुद पान की तश्तरी उठा ली भुटनी की मां के सामने। सब याद है भैरो नाट को। इसके कुछ महीनों बाद ही तो घटा वो भयानक कांड, उसी फागुन में। होली के दिन, फागुन नहीं काल फागुन कहता है उसे भैरो नाट। होली ही थी वो। असली होली खेली थी हमने भुटनी के घर के सामने वाले धूप में झुलसे मैदान में। वो क्या लाल रंग था, क्या लाल था। सूखी बालू वाली मिट्टी, इतनी बालू कि वहां लाल कनेर का पेड़ नहीं लगता। उस मिट्टी ने भी सोख कर खत्म नहीं कर पाया था उस दिन के लाल रंग को। ताजा खानदानी खून जो था। एक पल से भी कम समय लगा था उसे सोचने में और उसी के मुताबिक काम करने में। उसी का बोझ ढो रहा है सरदार आज तक। सारी आफत की जड़ वह चक इस्माइल का मुअज्जम मियां था। उस साल मुर्शंडा की होली की महफिल बहुत बड़ी थी। उसमें 2-4 यार दोस्तों को भी न्योता देकर बुलाया गया था। बिसरैली के सिद्धेश्वर मंडल, सरसी के दुखमोचन सिंह और आसपास के कई गृहस्थ जमींदारों के कदमों की धूल पड़ी थी उस दिन मुर्शंडा की होली की महफिल में। फिर भी खां साहब ने कहा था कि इस साल होली की महफिल में भुटनी की मां गुलिया ही गाएगी। वो थे असली मर्द, सब समझते थे। वे कभी उस नन्ही सी भुटनी को होली की महफिल के नशे और भीड़ के बीच आने देते। अमजद अली को तो ये सुनकर मुंह सुजा लिया उसने। उसकी तब मूंछें निकली थी। यार दोस्त बन गए थे। वे सब भी आने वाले थे महफिल में। क्या वे उस भारी बदन वाली गुलिया नाटिन का नाच देखने आएंगे? पर अपने अब्बाजान से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। भैरों को ही आकर पकड़ा था कि मालिक से कहकर भुटनी को होली के दिन मुर्शंडा में गाने देने के लिए राजी कर दे। आखिर मालिक का बेटा था। 2 दिन बाद वही मालिक बनेगा। सरदार के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ था एक गुजारिश लेकर। फिर भी सरदार ने अपना बाबरी बालों वाला सिर हिलाकर उससे कहा था, वह नहीं हो सकता बाबू साहब। क्या ही उम्र है उसकी। होली की महफिल की थकान क्या वो नन्ही सी बच्ची सह पाएगी? सिर झुकाकर लौट गया था अमजद अली। तुम ही तो मालिक हो। तुम तो रोज ही भुटनी का गाना सुनते हो। होली के दिन नहीं सुना तो क्या हुआ? अरे 1-8 साल बाद तो वह गाएगी ही तुम्हारी होली की महफिल में। लड़के के लिए सरदार को दुख होता है। यार दोस्तों के सामने उसका सिर थोड़ा झुक जाएगा न्योता देकर लाने के बाद भी अगर भुटनी का गाना न सुना पाया। पर का या कर सकता है सरदार। सरदार सिर्फ सरदार नहीं है, समाज के भले बुरे का ठेकेदार है। बिरादरी के नियम कायदे, वर्तमान और भविष्य सब उसके पास अमानत है। यक्ष के धन की तरह वह इनकी रखवाली करेगा जब तक जिएगा। वो विश्वासघात नहीं कर सकता। समाज अचानक नहीं टूटता, वो धीरे धीरे दरार बनकर झड़ता है। इसीलिए तो लगाम कसने की जरूरत है। कड़े शासन में रखना होगा सबको। थोड़ी ढील दी कि फिर इस दरार को संभाल नहीं पाओगे। भुटनी नाटिन का चक इस्माइल जाने की बात पक्की हो गई है होली का मुजरा गाने के लिए। ये खबर मिली। भैरो नाट को होली के दिन सुबह सवेरे
सूर्य देवता ने तब बस अबीर का खेल शुरू किया था। लिबड़ी के उस पार के ताड़ और शीशम के पेड़ों की फुनगी पर रोजाना की पछुआ धूल भरी आंधी तब तक शुरू नहीं हुई थी। अचानक घर के बरामदे से तंबाकू के धुएं के बीच से भैरो नाट की नजर पड़ी नदी के घाट की तरफ। मालिक की गाड़ी है क्या, बैलों की शैंपनीय स्प्रिंग लगी हुई, इतनी ऊंची कि गाड़ी के पिछले हिस्से में पानी तक नहीं लगा। नदी के बीच में चमकती पॉलिश वाली गाड़ी के बदन से सुबह की रोशनी टकरा रही है, लाल मखमल के पर्दों वाली। गाड़ी के पीछे वर्दी पहने अंगरक्षक पैदल आ रहा है। ये खां साहब की गाड़ी के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। ये गाड़ी शकूर खां के खुद के इस्तेमाल के लिए है, किसी और को चढ़ने नहीं देते। बस छोटा मालिक कभी कभी छिप छिप कर चढ़ जाता है जब बाप बाहर जाता है। पश्चिम से मंगवाए थे बैलों के जोड़े बिल्कुल उड़कर चलते हैं। नदी पार कर रहे हैं, इसलिए अभी धीरे चल रहे हैं। धीरे चलना भी तो उनकी अदा है, नाक कट जाएगी पर रुकेंगे नहीं। मालिक के खुद के इस्तेमाल की गाड़ी है, इसीलिए तो अंगरक्षक गाड़ी में न चढ़कर पैदल आ रहा है। सरदार देखता है कि गाड़ी इसी तरफ मुड़ी है। भुटनी की मां को लेने आई है क्या? यहां से बस इतनी दूर, वो तो शाम को जाने से भी चल जाएगा। इतनी जल्दी किस बात की है? भैरो नागरा जूता पहन लेता है भुटनी के घर की तरफ जाने के लिए। गांव के रास्ते पर तब तक लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हुई थी। बूढ़े बुजुर्गों के अलावा गांव में आज है ही कौन, सब गए हैं दूसरे गांवों में होली के मुजरे के बयाने पर। ये सब दिन भैरो सरदार को बहुत अच्छे लगते हैं। उसके गांव के लोगों के लिए ये कमाई के दिन है। अगहन, पौष, माघ, साल के ये 3 मेलों के महीने उनकी असली कमाई का समय है। उसमें भी जिस बार कार्तिक गहन में बुखार उखार ज्यादा होता है, उस बार वह भी बंद हो जाता है। इस बुखार से नाटिने बहुत डरती है। एक बार पकड़ा तो साल भर की कमाई बंद। इसीलिए तो भैरो सरदार कुंवार के महीने से ही घर घर छाल पहुंचाकर आता है, खुद अपने हाथों से। खैर कहना नहीं चाहिए, रामजी की कृपा से इस साल बुखार कम था। यकीनन वह समय पर छाल बांटने की वजह से ही हुआ। सरदार का मन प्रसन्न हो जाता है। सरदार होने का बोझ क्या कम है, समय पर सहारा न दो तो समाज खड़ा कैसे रहेगा? बिरादरी का सिर है वो, समाज के लिए सोच विचार वह नहीं करेगा तो कौन करेगा? उसके गांव के लोग जब पैसा होता है हाथ में, तब मिश्री काली मिर्च घी बहुत खाते हैं, और जब पैसा नहीं होता तब मालिक के घर जाकर हाथ फैलाकर खड़े हो जाते हैं। इनमें क्या हिसाब से चलने की अकल है? वह बिरादरी की कोई तरक्की ना कर पाए, पर कम से कम जिस हालत में पिछले सरदार से समाज को पाया था, उससे बुरी हालत में अपने वारिस के हाथ में छोड़कर नहीं जा सकता। उसने बचपन में जितनी नाटिनें देखी थी, अब उसकी आधी रह गई है। ये सरदार के लिए कम शर्म की बात नहीं है। मुरशंडा के हकीमत साहब कहते हैं कि खून खराब हो गया है नाटिनों का, इसीलिए गांव में लोग इतने कम होते जा रहे हैं। पारा शोधन करना इतना आसान नहीं है। मना करता हूं कि गांव के वैद्यों से पारा मत खरीदा करो, पर ये गांव वाले सुनेंगे थोड़े ही। हकीमत साहब को शकूर खां ने दिल्ली से मंगवाया था अपने परिवार के इलाज के लिए। बैलों के गले की घंटी की आवाज सुनकर सरदार रुकता है। भुटनी के घर के सामने पहुंच गया है वो। मुरशंडा हवेली के बैलों के जोड़े को गाड़ीवान उस वक्त पुआल दे रहा था। अंगरक्षक भुटनी के बरामदे में बिछी खाट पर बैठकर अभी खैनी मलने की तैयारी कर रहा है। क्यों मियां, गाड़ी यहां इतनी सुबह सुबह कैसे? क्यों जानते नहीं क्या? भुटनी के बाप ने बताया नहीं। वह तो परसों गया था मालिक के पास। मालिक ने उसे कह दिया था कि भुटनी को आज होली की महफिल में चक इस्माइल जाना होगा। क्या कहता है ये आदमी? भुटनी को मालिक ने कहा है। विश्वास नहीं होता भैरो नाट को। अंगरक्षक मामला साफ कर देता है। यार दोस्त कोई चीज मांगे और मना कर दे, ऐसा सलीका मुरशंडा के खां साहबों ने कभी नहीं सीखा। हाथ फैलाकर एक चीज मांग रहा है उनका दोस्त। इच्छा न होने पर भी ना कहना खानदान की इज्जत के खिलाफ है। गुस्से का लाल रंग सरदार की आंखों में तैर जाता है। खबरदार, 14 साल की नाटिन जाएगी होली का मुजरा गाने। होली के दिन की इस मदहोशी और पागलपन के बीच जाएगी वो नन्ही सी बच्ची। कह देना जाकर उस इज्जतदार मालिक से कि भैरो सरदार भुटनी को चक इस्माइल नहीं जाने देगा। ओरी ओ भुटनी। भुटनी बाहर आती है। अंगरक्षक उसे झुककर सलाम करता है।
मालिक की खास नाटिन को मालिक की तरह ही इज्जत देना यहाँ का रिवाज है। भैरों को लगता है कि भुटनी डर गई है। नहीं रे, डर मत भुटनी, तुझे चकिस्माइल नहीं जाना होगा, भुटनी का बाप गाड़ी को वापस जाते देख कहता है। मालिक आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ओरे मेरे मालिक रे, एक छड़ी उठाकर भैरो गाड़ी के बैलों की पीठ पर दे मारता है। भाग जल्दी मेरे सामने से, फिर भुटनी के बाप को धमकाता है। आज साल भर का त्योहार न होता तो तुझे जूतों से मार मार कर ठीक कर देता। बेटी के बाप बने फिरते हो। मुझसे छिपाकर बेटी को चकिस्माइल भेज रहे थे होली की महफिल में। कितने पैसे कबूले हैं मुअज्जम मियां ने तुझे? बोल जल्दी बोल। अब तक ये गाड़ीवान और अंगरक्षक जैसे बाहरी लोग यहां थे, इसलिए तुझे कुछ नहीं कहा। भैरो ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है। भुटनी का बाप धप से जमीन पर बैठकर भैरो के पैर पकड़ लेता है। सब जानते हैं कि पैर पकड़ लेने पर सरदार का गुस्सा 1 मिनट में पानी हो जाता है। नीच कहीं का, पैर छुड़ाकर गुस्से में बड़बड़ाते हुए भैरो बरामदे पर जाकर बैठ जाता है। क्या कोर फूट गया है इस गांव को? भाला तक सुबह उठकर सही जगह रखने की फुर्सत नहीं है बाबू को। इस इलाके में हर कोई रात को सोते समय खाट के पास भाला, बल्लम या कोई और हथियार हाथ के पास लेकर सोता है। भुटनी का बाप जल्दी से दौड़कर भाले को सिर के ऊपर छप्पर की लकड़ी में खोस देता है। गुलिया तंबाकू तैयार करके बेटी से कहती है, भुटनी तू ही दे आज सरदार को। सरदार का गुस्सा अब ठंडा होने लगा है। उसे गुस्सा आने में भी देर नहीं लगती और उतरने में भी नहीं। भुटनी अबीर लेकर आती है। साल के इस बड़े दिन पर सरदार को प्रणाम करने के लिए भैरो के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है। सारंगी और डग्गेत बले पर अबीर छुआया है न पहले। वो अब भुटनी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या जिद्दी लड़की है वो। वही दातून करके मुंह धोकर सरदार को थोड़ा नाश्ता करना ही पड़ता है। बातों बातों में एक पहर बीत जाता है। मोहल्ले के जो 2-4 बूढ़े बुजुर्ग गांव में थे वे भी धीरे धीरे सरदार के पास गप्पे जमाने आ जुटे। कल सुबह से तो महफिल से लौटी नाटिनों के लाए हुए घेवर, मठरी और मिठाइयों की भरमार हो जाएगी गांव में। आज किसी समय बस थोड़े से दाल चावल पकाकर एक बार खा लेने से काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भुटनी के घर का जर्दा भी बहुत अच्छा है। लखनवी पत्ती के अलावा दूसरा जर्दा उसकी मां खाती ही नहीं। बूढ़े बुजुर्गों की अपनी जवानी के दिनों की होली की कहानियां अभी बस जमनी शुरू ही हुई थी। अचानक उसमें खलल पड़ता है। घोड़ों के टापों की आवाज है क्या? सबके चेहरे पर डर का साया गहराने लगता है। इतनी गपबाजी के बीच भी सब इसी तरह की किसी बात की उम्मीद कर रहे थे। नाट के हाथ का अपमान भला शकूर खां कैसे सहेंगे? वो इंसान जिसने कलेक्टर की बिसात लिबड़ी के पानी के 2 बुलबुलों के बराबर बताई थी। ये तो कई घोड़ों के टापों की आवाज है। बिल्कुल पास आ गई है। मोड़ के देवदारू के पेड़ के पास, कुएं के पास। घोड़ों की टापों की आवाज नहीं, जैसे चूल्हाजी के ऊपर खौलते लोहे की तड़तड़ाहट हो। रूखी पछुआ हवा में आग की लपटें बहाल आ रही है। घबराहट और उत्तेजना में सब खड़े हो गए हैं। बस दांतों को भींचकर सीधा होकर बैठा है भैरो सरदार खाट के ऊपर। झुर्रियों भरा बूढ़ा बरगद होली की हवा में ढह नहीं सकता। डराने आया है शकूर खां। रामगढ़ के जोड़ा किले के काले पत्थर पर घोड़ों के खुर खरोंच तक नहीं मार पाएंगे, चाहे आग की चिंगारियां ही क्यों न छिटके। उन थोड़े से घोड़ों की धूल के साथ वह अपने समाज के इतने पुराने नियम कायदों को धूल में नहीं मिला सकता। क्या इसे होली का अबीर समझ रखा है? उसे वहां से हिलाए बिना कोई घुसकर तो दिखाए। भुटनी के घर में शकूर खां का घोड़ा पसीने से नहाकर काला पड़ गया है। मुंह से झाग निकल रहा है। साथ के अंगरक्षक भी घोड़ों की पीठ पर है। खां साहब की मुट्ठी में चमड़े का बुना हुआ हंटर सांप की तरह लिपटा है। घोड़े की पीठ से छलांग लगाकर उतरता है शकूर खां, जैसे नाग के फन पर पैर पड़ गया हो। कहा है वो कमबख्त भैरो, उसके अपने ही मुसाफिर की इतनी बड़ी हिम्मत। झुककर सलाम करते हुए सब रास्ता छोड़ देते हैं। भैरो सरदार खाट से उठकर खड़ा हो गया है। आदाब हुजूर। शकूर खां किसी तरफ नहीं देखता। फिर से आदाब हुजूर। शायद मजाक उड़ा रहा है भैरो सरदार। कटे पर नमक छिड़क रहा है। कमबख्त, मरदूद, हरामजादा, नमकहराम कहीं का। ये ले आदाब हुजूर, आदाब हुजूर, आदाब हुजूर। होली के दिन लाल निशानों की छाप पड़ती है भैरो सरदार के सीने और पीठ पर। वो कोई बात नहीं कहता। छप्पर की लकड़ी
पकड़कर सिर झुकाए खड़ा रहता है। मालिक की बेइज्जती उसने की ही है। इतना बड़ा आदमी चिढ़ा है। गुस्सा शांत होने पर समझा कर कहेगा। मालिक के हाथ से मार खाने में सरदार तक का कोई अपमान नहीं है। साय साय करके आवाज कर रहा है वो हंटर। हर बार आवाज होने से पहले भैरो अनजाने में आंखें मूंद लेता है और ऊपर वाले होंठ से नीचे वाले होंठ को दबा लेता है। पास के सब लोग शायद यही कर रहे हैं। हाथ थक जाने पर शकूर खा रुकता है। बरामदे से उतरकर वो भुटनी के घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जाता है। भुटनी कहाँ है? भुटनी, साजो सामान लेकर जल्दी गाड़ी पर चढ़। ओ गाड़ीवान, बैल खोलने की जरूरत नहीं है। 3 घंटे में भुटनी को चकिस्माइल पहुंचाना होगा, वरना आज एक शरीफ परिवार की बेइज्जती हो जाएगी। जल्दी, खबरदार। पागल हो उठा है भैरो सरदार। सिर के बाबरी बालों का गुच्छा खूलकर गर्दन और कंधों पर बिखर गया है। 2-4 लटे मुंह की तरफ भी आ गई है, बिल्कुल शेर के अयाल की तरह। पहाड़ के ऊपर से वनराज ने नीचे के तुच्छ इंसान जैसे जानवर को एक बार देख लिया। एक बार सिर को झटका देकर मुंह पर आए बालों को संभाल लिया। पल भर में क्या हो जाता है। छप्पर की लकड़ी से एक झटके के साथ उसने खींच लिया ऊपर खोसा हुआ वह भाला। अपने मालिक की इज्जत और अपने समाज की इज्जत, इन दोनों में से उसने एक को चुन लिया है। मन तय करने में उसे जरा भी समय नहीं लगा। दोनों अंगरक्षक हाहा करके दौड़ कर आए। उससे पहले ही भाले के पत्ती जैसे फलक से एक रोशनी की लकीर छिटक गई। इतने लोगों की आंखों की बिजली उसका मुकाबला करने में ठिठक गई। एक चक्कर खाकर गिर पड़ा शकूर खां। काल्होली कहता है भैरो इस दिन को। जज के सामने उसने सब बातें मान ली थी। फैसले के समय, वो आज 14 साल पहले की बात है। गाड़ी में अब तक हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानियों का सिलसिला थमा नहीं था। इन लोगों को ऊँख तक नहीं आती। जरा भी समय खराब नहीं होने देना चाहते ये लोग। एक झटके के साथ ट्रेन रुकती है। कटिहार, कटिहार। अरे जंक्शन आ गया इतनी जल्दी। इतना समय कैसे बीत गया उसे अंदाजा ही नहीं रहा। गड़मोगलाहा की गाड़ी कब है बता सकते हो? काम में जुटे सहयात्रियों के पास अब जवाब देने का समय नहीं है। भैरो नाट जल्दी से उतर पड़ता है। साथ वाली साड़ी की तह नहीं तोड़ी और इतनी ठंड में भी उसे नहीं ओढ़ा। इसके लिए मन खुश हो गया। गुस्से में आकर तब पुदीने का पौधा न फेंका होता तो अच्छा रहता। प्लेटफॉर्म की भीड़ चीर कर निकलना मुश्किल है। हिंदू कोई पावतीपुर लाइन की गाड़ी से नहीं जाएगा, इसीलिए प्लेटफॉर्म खचाखच भरा है। ये बात भैरो ने ट्रेन में ही सुनी थी। पास वाली ट्रेन का इंजन लगा। इसका मतलब अब गाड़ी छूटने में देरी नहीं है। यकीनन गड़मोगलाहा की ही गाड़ी है। भैरो उस तरफ दौड़ता है। टिकट, टिकट दिखाओ। इतना रास्ता ट्रेन में आया पर अब तक किसी ने टिकट नहीं मांगा था। डिप्टी जेलर बाबू ने रेल टिकट कहकर जो कागज दिया था उसे भैरो निकालता है। ये लीजिए टिकट। बाबू कागज देखकर बोले, टिकट कहाँ है? ये तो जेल का कागज है। ये कागज वहां के स्टेशन पर दिखाते तो टिकट मिलता। मैंने तो रेल को धोखा नहीं दिया हुजूर। गुस्से से जल उठते हैं टिकट। अब बाबू, जितने चोरडा कुओं से पाला पड़ा है, फिर से जेल में ठूंस दूंगा। कुछ पैसा वैसा है क्या? वो तो कपड़ा दिख रहा है तह किया हुआ। कांप उठता है भैरो नाट का मन। भुटनी के लिए खरीदी साड़ी पर टिकट बाबू की नजर है। जो किराया लगेगा वह देने को तैयार है वो। ये पानी क्यों फेंक रहे हो बदन पर? पास ही गाड़ी की खिड़की से एक औरत लोटे के पानी से मुंह धो रही है। वो औरत झेंप कर उस तरफ देखती है। कौन? सरदार ना, सरदार दादा। भुटनी देखते ही पहचाना सरदार ने। 3-4 रुपए जो हाथ लगे टिकट बाबू को देकर सरदार उस गाड़ी की तरफ दौड़ता है। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई। भुनी उसे प्रणाम करती है। लड़की के बदन पर थोड़ा मांस चढ़ा है। अब जाकर सरदार गौर से भुटनी को देखता है। पहनावा ऐसा क्यों है? मुसलमान लड़कियों की तरह सलवार और कुर्ता पहना है। उस पर चादर है। एक बुर्का भी पास में ढेर करके रखा है। सरदार को कुछ अजीब सा लगता है। वो वैसी हंसमुख भी तो नहीं रही। मांग में सिंदूर कहाँ है? क्या विधवा हो गई है लड़की इतनी जल्दी? अकेली है क्या? नहीं, अकेली नहीं हूं। अमजद अली चाय पीने गए हैं तो ये बात है। मालिक भी साथ है तब तो। कितने समय से उन्हें नहीं देखा। वे क्या फिर मुझसे बात करेंगे? भैरों को उस काल फागुन की बात याद आती है। हाँ, कितनी बातें करते हैं तुम्हारी।
कहाँ गई थी उनके साथ? आजकल अकेले केले मालिक के साथ खूब देश दुनिया घूम रही है। अच्छे मालिक मिले हैं तुझे। नए मालिक जमींदारी का कामकाज कैसा चला रहे हैं? हमारे गांव पर वैसी ही दया है न जैसे बाप दादाओं की थी। गांव की क्या खबर है? सिरी नाट जिंदा है क्या? वो और मैं एक ही उम्र के हैं। गुजरी नाटिन, फुदिया नाटिन के क्या बाल। बच्चे हुए, भैरों का मन भुटनी के बाल बच्चों और शादी के बारे में पूछने का है। पर क्या पता लड़की का पति अगर मर गया हो तो रास्ते में ऐसी बातें पूछकर मन खराब नहीं करेगा। वो खुद को संभाल लेता है। सरदार के अनगिनत सवालों में से भुटनी किसका जवाब दे? सरदार दादा तो अब भी जेल जाने से पहले वाली पुरानी दुनिया में ही है। सवालों के सच जवाब देकर बूढ़े का मन दुखाने की हिम्मत नहीं होती भुटनी की। क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आता। बस चले तो वह अभी अपने गांव लौट जाए इस बूढ़े सरदार के साथ। उजड़ते गांव में खुद को बहुत बेसहारा पाती थी वो। समाज टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। सरदार के घर के कुएं को बरगद के बड़े पेड़ ने जकड़ लिया है। आते समय भुटनी उस पेड़ पर अपने घुंघरू बांध आई है। गुजरी का परिवार खापड़ा चला गया था 5-7 साल पहले। वहां मुसलमान नाटों के गांव में नया घर बसाया था। आज कहाँ है कौन जाने। सिरी नाट की पोती का गला क्या सुंदर था। वो धर्मगंज मेले में आई थिएटर कंपनी के मैनेजर के साथ भाग गई। खोशो नाटिन का लड़का सिर पर पगड़ी बांधकर शहर में चनाचोर बेचता है। हरबशिया नाटिन का छोटा पोता इसी कटिहार स्टेशन पर गागा कर किताबें बेचता है। फुदिया की लड़की गड़मोगलाहा के बाजार में पान बेचती है। होली का जलसा करना 10-12 साल पहले ही सब मुसलमान रईसों ने बंद कर दिया था। यहां तक कि मुरशंडा के बाबू लोगों ने भी। भला ऐसे ही क्या उसने अपना समाज और गांव छोड़ा है? पर इतनी बातें बूढ़े सरदार को बताने में ममता आती है। बड़ा गहरा जख्म लगेगा उन्हें। सरदार की छाती पर खेलकर ही तो वो बचपन में बड़ी हुई है। उन्हीं के लिए तो उन्होंने इतने साल जेल काटी है। जेल से निकलकर सरदार उसकी शादी पक्की करेंगे इसी आस में शुरू में भुटनी ने शादी भी नहीं की थी। उस पर अमजद अली थे। बाप के मरने के बाद उन्होंने अपने खानदान की रईसी बनाए रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अथाह प्यार में डुबोकर रखा था भुटनी को। भुटनी को भी वे बहुत पसंद थे। पर नाटों के समाज और सरदार की बात सोचकर उसने अमजद अली से शादी करना मंजूर नहीं किया। अमजद अली तब भुटनी के लिए पागल थे। उनकी मां बेटे के तेवर देखकर भुटनी को बुलवा भेजा था। आखिर एक नाटिन से उनका बेटा शादी करेगा। वे भुटनी के सामने रोई थी। उसे बहुत पैसे देना चाहती थी। भुटनी ने उन्हें भरोसा दिलाया था। आप निश्चिंत रहिए मालकिन, मुसलमान होने की वजह से नहीं। खापड़ा के मुसलमान नाट से मैं जरूरत पड़ने पर शादी कर सकती हूं। उससे मेरे सरदार खुश न भी हो तो चिढ़ेंगे नहीं। पर शादी करके अपना नाच गाने का पेशा छोड़ देना, ये सुनते ही सरदार गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। पैसे की जरूरत नहीं है मालकिन, आपका नमक खाकर ही तो जी रहे हैं। मालकिन ने अपनी पुरानी एक जोड़ी बालियां उसके कान में पहना दी थी उस दिन। यहीं पर यह किस्सा खत्म नहीं हुआ। अमजद अली ने अपनी मां को दिखाने के लिए बनियारी शरीफ के पीर साहब से फतवा मंगवाया था कि नाटिन को मुसलमान बनाकर शादी करने में पुण्य है। फिर भी भुटनी ने अपना इरादा नहीं बदला, बस सरदार की वजह से। उनके परिवार में तब एक भुटनी ही बची थी और उसका परिवार नाट समाज में इज्जत के मामले में सबसे बड़ा था। सरदार जेल गए थे उनके समाज की लाज बचाने के अपराध में। जाने कब और कैसे भुटनी के सिर पर सरदार की जिम्मेदारी का बोझा पड़ा उसे खुद पता नहीं चला। सोचा था सरदार लौट आए, फिर उनकी अमानत उन्हें सौंपकर चैन की सांस लेगी। गांव और बिरादरी की देखरेख क्या औरत का काम है, कैसे संभाल पाती वह। फिर भी उसने कोशिश में कमी नहीं छोड़ी। कुछ सालों बाद बेबुद में अफवाह उड़ी कि सरदार जेल में मर गए। उम्र भी तो हो गई थी। आहा, अपने गांव में मरना नसीब नहीं हुआ, अपनी बिरादरी के हाथों की आग नसीब नहीं हुई। इस खबर से भुटनी बिल्कुल टूट गई। क्या इसी के लिए वो इतने दिनों से एक एक दिन गिन रही थी? इसी बीच देश में महात्मा गांधी का राज आ गया। अमजद अली कहते हैं कि वे लोग जमींदारी छीन लेंगे। अरे जमींदार नहीं रहेंगे तो नाटिनों का नाच गाना सुनेगा कौन? वो जो गंज के बाजार में मारवाड़ी बनिए हैं, वे गाना नहीं सुनते, नाच नहीं समझते।
वे कुछ और चाहते हैं। जब ये मुसीबत भुटनी के सिर पर थी तभी दुनिया में उथल पुथल मच गई। वो सब भुटनी समझ नहीं पाती, कह नहीं पाती, सोच नहीं पाती। अमजद अली, चक इस्माइल के बाबू साहब, चक सिकंदर के जमींदार, बिरसौनी का नवाब परिवार, सब अच्छे मुसलमान पूरब वाली गाड़ी पकड़कर भाग गए। अब भला नाटिनों के नाच गाने के पारखी बचे ही कितने हैं। मेले में जो बस हल्की फाल और ओखली मुसल खरीदने आते हैं, वे अच्छा न सही तो उनके आगे ही गाना सुनाकर किसी तरह नाटिनें अपना पेट पाल लेंगी। अब तक तो भुटनी के अपने गांव में भी आंच पहुंचनी शुरू हो गई थी। अमजद अली के चले जाने के बाद उसका महीने का खर्च बंद हो गया है। बाकी 10 नाटिनों की तरह उसे भी अब मेलों में जाकर कमाना होगा। फिर भी उसने अपना सिर ऊंचा रखा था इस आंधी तूफान के बीच भी। वो इतनी जल्दी टूटने वाली लड़की नहीं है। सरदार जैसे एक आदमी ने खुद को खत्म कर दिया उनके समाज को जिंदा रखने के लिए। अपनी जान देकर भी वो उस सूने मंदिर की रखवाली करेगी। सदियों से नाटिनों की कमाई का आधा हिस्सा नागड़ा के मेले से आया है। नागड़ा का आजकल का जमींदार अभी बच्चा है, इसीलिए सरकार बहादुर उसकी जमींदारी चला रहे हैं। दुनिया ही पलट गई है आजकल। महात्मा गांधी के लोगों का मन रखकर चलना पड़ता है आजकल कलेक्टर साहब को। इसीलिए कलेक्टर साहब का हुक्म हो गया है कि नागड़ा मेले में नाटिनों को कमरा किराए पर नहीं दिया जाएगा। ये खबर सुनकर जैसे भुटनी के सिर पर आसमान टूट पड़ा था। वहां से भुटनी और बाकी लोग करमगंज मेले में जाते हैं। वहां महात्मा जी के चेलों ने किसी को आने ही नहीं दिया उनका गाना सुनने के लिए। जो लोग गाना सुनने आना चाहते थे उनका रास्ता रोककर वे खड़े हो गए और हाथ पांव जोड़कर भाषण देने लगे। भुटनी ने भी महात्माओं के पैरों में सिर पटका था। वे छिटक कर दूर हट गए और बोले कि आप हमारी मां बहन हैं, आप हमारे पैर क्यों छुएंगी। भुटनी को कुछ समझ नहीं आया। क्या महात्मा जी ने मां बहनों को भूखा मारकर खत्म कर देने को कहा है। किसुनजी झूलन के दिन गाना सुनते हैं, बिना नाच गाने के भला रामलीला कैसे होगी। जिस बार बेबुदपुर का पूरा गांव महात्मा जी के दर्शन करने जिला मुख्यालय गया था, उस बार उसने खुद अपने कानों से महात्मा जी के दरबार में गाना सुना था। भुटनी को कुछ समझ नहीं आता क्यों महात्मा जी के लोग उनका गाना बजाना बंद कर देना चाहते हैं। परदेश के अलग अलग पंछी एक ही पेड़ पर रात बिताते हैं, मेला बस वही है, इसमें भला हाथ जोड़ने जैसी क्या बात है। उसके बाद के कुछ महीने भुटनी के बड़ी तंगी में बीते। गांव में जो थोड़े बहुत नाटनाटिन बचे थे वे सब कमाई के चक्कर में कहां छितर गए उसे जानने की इच्छा तक नहीं रही। जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा अभी उसके सामने पड़ा है। सारंगी और पीकदान बेचकर भला कितने दिन चलेगा, उसे कोई किनारा नजर नहीं आता। इसी बीच अमजद अली खां आए पाकिस्तान से। उन्होंने रंगपुर में घर खरीदा है। यहाँ की जमीन जायदाद अपने कारिंदे बनवारीलाल के भरोसे छोड़कर वे भाग गए थे। अब आए थे अपनी जमीन जायदाद बेचने के लिए, जो भी दाम मिल जाए। भुटनी की उम्र बढ़ती जा रही है। अब तक कम से कम एक जर्जर समाज का सहारा तो था, पर अब वह भी गया। सारंगी ही अगर बेचनी पड़ी तो फिर बचा ही क्या। भुटनी को अमजद अली से शादी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। इसीलिए भुटनी ने साड़ी छोड़कर सलवार पहन ली है। अमजद अली के खानदानी परिवार की औरतों को साड़ी पहनना मना है। सरदार के किस सवाल का जवाब दे भुटनी। उसकी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। सरदार ने जेल से लौटने में थोड़ी देर कर दी। भुटनी कैसे समझाए सरदार को कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। सरदार को देखते ही उसने भावनाओं में बहकर उन्हें आवाज दे दी। न बुलाया होता तो ही अच्छा था। सरदार गांव जाकर अपनी आंखों से सब देख लेते और समझ जाते, वही बेहतर होता। ट्रेन का इंजन लग गया है, अगर कुछ देर और बीत जाए तो शायद गाड़ी छूट जाए। अमजद अली के आने से पहले अगर सरदार उतर जाए तो उसकी जान बचे। अचानक चाय वाले के साथ अमजद अली कमरे में घुसते हैं। क्या भुटनी किसी नए आदमी के साथ बातें कर रही है। मर्दों वाले डिब्बे में उसे नहीं चढ़ाना चाहिए था, पर जैसा समय है थोड़े भीड़ भाड़ वाले मर्दों के डिब्बे में चढ़ना ही ठीक है। बुर्का भी देख रहा हूं, बगल में उतार कर रख दिया है। आखिर आदत नहीं है। अभी उनके घर का सलीका सीखने में भुटनी को बहुत वक्त लगेगा। कौन है ये आदमी, बड़ा ढीठ लग रहा है। अमजद अली को देखकर भुटनी और भी झेम जाती है। अचानक बोल उठती है, ये अमजद अली आ रहे हैं।
सरदार, मैंने अमजद अली से शादी कर ली है। पहले तो भैरो नाट को यकीन ही नहीं होता। क्या ये शरारती लड़की फिर से अपने बूढ़े दादा के साथ मजाक कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा। तूने समाज के बाहर शादी कर ली है। हथौड़े की चोट खाकर तपते लोहे से जैसे चिंगारी छिटक गई हो। हरामजादी, दहाड़ उठता है भैरो नाट। क्या यही देखने के लिए उसने जेल में एक एक दिन गिना है? अपने समाज की सारी उम्मीदें उसने अपनी कल्पना में इसी बदचलन लड़की में सजा रखी थी। फिर भी वो किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता। सारी आफत की जड़ ये अमजद अली है। सरदार सीधा खड़ा हो जाता है अमजद अली के सामने। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। उसके हाथ और कंधों की मांसपेशियां वैसी ही सख्त हो गई हैं जैसी उस दिन छप्पर से भाला खींचते समय हुई थी। 14 साल पहले वाली होली का भैरो सरदार फिर लौट आया है, आंखों में भाले की उस चमक को लिए अपराधी की तरह। सिर झुकाकर खड़ा है अमजद अली खां। धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की के सामने भीड़ जमा होने लगी है। मुसलमान हिंदू की लड़की को पाकिस्तान ले जा रहा है। रेलवे पुलिस को खबर दो, स्टेशन मास्टर को बुलाओ। भुटनी अचानक सरदार के पैर पकड़ लेती है। पहले मेरी बात सुन लो सरदार। महात्मा जी के लोगों ने मेलों में नाट्यनों का नाच गाना बंद करवा दिया है। फिर भुटनी रोते रोते नाट्यनों के दुख की कहानी सुनाती गई। नाच गाना, महात्मा जी के चेले, कलेक्टर साहब, नागड़ा मेला और धर्मगंज का मेला। भैरो के 14 साल तक खड़े किए गए सपनों के महल का एक एक पत्थर जैसे कोई सब्बल से खोद कर गिरा रहा हो। सारंगी तक बेचनी पड़ी सरदार। अब और मत कह भुटनी, अब और मत कह। भैरो ने कुछ शब्द कहने की कोशिश की। गले से बस एक करहाने जैसी आवाज निकली। कोई चीज जैसे उन शब्दों को अंदर ही धकेल रही हो। कोमलता की छाया में आंखों की आग अब बुझ चुकी थी और कोई रास्ता नहीं था सरदार। दारोगा साहब पुलिस लेकर डिब्बे में घुसे। सबने उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। कहाँ है वो लड़की? ये मेरी पोती है और वह मेरा दामाद। बूढ़े के चेहरे को देखकर दारोगा साहब को लगा कि वो झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। बूढ़े की आंखों के कोनों में आंसू आ गए थे। दारोगा बाबू थोड़े झेम गए। देखने वाले तमाशबीन निराश होकर दारोगा साहब से गुजारिश करने लगे कि लड़की से कलमा पढ़वा कर पूछा जाए। दारोगा बाबू ने भैरो की पीठ थपथपाकर तसल्ली दी। कोई डर नहीं है बूढ़े, तुम्हारी पोती और दामाद सुरक्षित हैं। उनके जाने के बाद गाड़ी छूटने की घंटी बजी। तुम अब उतर जाओ सरदार दादू। गाड़ी अब खुलेगी। ये गाड़ी कहाँ जाएगी? क्या ये गड़मोगलाहा की गाड़ी नहीं है? पार्वतीपुर। सरदार दादू को अपने हाथ का लगा हुआ एक पान खिलाने की भुटनी की बड़ी इच्छा थी। अब तो जिंदगी में फिर कभी मिलना नहीं होगा। अमजद अली के सामने दोनों के बीच एक संकोच की दीवार खड़ी हो गई थी। अमजद अली खां के खानदान की बहू के लिए क्या किसी बाहरी मर्द को हाथ से पान देना शोभा देगा? भुटनी समझ नहीं पा रही थी। कितना सोच समझ कर चलना पड़ता है। सरदार दादू को पान खाना कितना पसंद था। प्लेटफॉर्म पर अपना कंबल बिछाकर और वह नई साड़ी ओढ़कर भैरो नाट लेट गया। गड़मोगलाहा की गाड़ी जब चाहे छूटे। जो गाड़ी अभी छूट कर गई उसके धुएं में ये बेस्वाद दुनिया अभी भी ढकी हुई है। किताब वाला गागा कर 4 पैसे की किताबें बेच रहा है। रामगढ़ के जोड़ा किले तोड़कर बनाए हैं। तोड़कर नहीं बनाए रे, तोड़कर नहीं बनाए। सब टूट गया है। बड़े बड़े पत्थर और ईंटें ढह ढह कर गिर रही हैं। कितनी ही छकरबाजी, बलबाही, जोगिरा, भमर, विदेशिया, वो साड़ी उसके सीने पर किसी बोझ की तरह रखी है। भैरो का मन करता है कि दौड़कर उस टिकट बाबू के पास जाएं और कहें, हुजूर ये साड़ी आप ले लीजिए और मुझे फिर से जेल भेज दीजिए। वहां की दुनिया कम से कम पहचानी हुई तो है। धत, ऐसा भला कैसे कह सकता है? लोग पागल समझेंगे। पत्थरों के नीचे पिसी जा रही है कितनी ही सारंगियां और इसराज, जैसे हाथी के पैरों के नीचे माचिस की डिबिया हो। कुचली जा रही है। मेहंदी के पत्तों के पेस्ट वाली वे उंगलियां पिस रहे हैं लाल लाल कनेर के फूलों के गुच्छे। बुलबुलों के फटने वाले अंधेरे में मेलों के तंबू उजड़ रहे हैं। जड़ों वाला वो बूढ़ा बरगद उखड़कर गिर रहा है। लिबड़ी नदी में बाढ़ आ गई है। सिसक सिसक कर रो रहा है सरदार। बोले गुरुजी, और मजा कपड़ों के भारी बंडलों का पहाड़ ठेला गाड़ी में भरकर कुली ला रहे हैं।
और जहां वह लेटा है ठीक उसके बगल में रख रहे हैं। लोग ये सब सामान छिपाकर पाकिस्तान ले जा रहे थे पावतीपुर वाली गाड़ी से। 1 या 2 बुलबुलों की कीमत वाला कोई हाकिमा अभी इन्हें देखने आएगा, उसी की तैयारी चल रही है। अगर वे इसे थोड़ा सा सरका देते तो बूढ़े भैरों को इस सर्दियों की सुबह की थोड़ी सी धूप मिल जाती। समाप्त।